कराची, ये शहर कराची। अस्सलाम वालेकुम। मज़ार कायद के सामने आज हम कराची में इंतखाबात के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। मज़ार कायद का इंतखाब इसलिए किया कि कायद का जो पैगाम था, इकबाल का जो तसव्वुर था, क्या हम उसी के मुताबिक पाकिस्तान को लेकर आगे चल रहे हैं या उससे हट चुके हैं। कायद आज़म का तसव्वुर ये था कि पार्लिमानी जमहूरियत होगी, आवाम के जो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले होंगे। वो एक पार्लिमान होगी, जमहूरी तरीके से उसका इंतखाब होगा और वो डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसे होगी। आवाम की मुश्किलात को हल करना है तो उसके फ़ैसले कैसे किए जाएंगे। अलग वतन का तसव्वुर जो था, जो इकबाल ने दिया, कायद ने जिसको अमली जामा पहनाया, वहाँ तो मुसलमानों के मसाइल हल करने थे, उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करनी थी, उनके लिए इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी थी, जहाँ उनके मसाइल हल हों, वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकें और पाकिस्तान खुशहाली तरक्की की मंजिलें तय करता जाए और लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आए। लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो 75 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। पाकिस्तान दो लख्त हुआ और वो हिस्सा जिसके मुतल्लिक़ ख्याल ये था कि वहाँ पर तो इकनॉमिक वाइबिलिटी एक नाम की चीज़ को एग्जिस्ट करती नहीं है, वो अकेले कैसे रहेंगे पाकिस्तान के बगैर, इस वाले पाकिस्तान के बगैर, वेस्ट पाकिस्तान के बगैर। लेकिन आज वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, हसीना वाजिद वहाँ चौथी पाँचवीं दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई हैं। इंतखाबात बड़े बुरे तरीके से किए हैं उन्होंने, सारी अपोजिशन को दबाकर। टिपिकल जो पाकिस्तानी मॉडल है वो उन्होंने भी अपनाया, बांग्लादेश वालों ने भी। लेकिन उनकी इकॉनमी आज जहाँ हम खड़े हैं हमारे से 2-3 गुना बेहतर हो चुकी है। उनका टका हमारे रुपए से ज़्यादा तगड़ा है। आज से 30-35 साल पहले हमारे 90 पैसे और इंडिया का 1 रुपया आता था, आज हमारे 3.5 रुपये और उनका 1 रुपया आता है। तो इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो जो पार्लिमानी जमहूरियत, उस सफ़र में भी हम नाकाम हुए हैं। कोई वज़ीर आज़म आज की तारीख़ तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तमाम हुकूमतें वक्त से पहले टूटी या जिन असम्बलीज़ ने मुद्दत पूरी की वो वज़ीर आज़म तीसरे चौथे साल रुखसत हुए और कोई और आ गया। आज से 1 महीने बाद इंतखाबात हैं, लेकिन आज की तारीख़ में भी ये यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं और वो दुरुस्त कहते हैं कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ख़तरा है। लेकिन क्या 1 महीना अगर इंतखाबात और टाल दें तो उसके बाद हमले होना बंद हो जाएंगे? पाकिस्तान में दहशत गर्दी क्यों आई? कायद का तसव्वुर ये था कि पीस विद इन, पीस विद आउट। क्या हमने उसके ऊपर अमल किया? हम अमेरिका के जो फ्रंट लाइन एलाई बनकर पाकिस्तान में जहादे अफ़गानिस्तान से लेकर आज तक जो कुछ करते रहे हैं, क्या हमने वो चीज़ें भुला दी थी जो कायद ने हमें सिखाई थी पाकिस्तान बनाते वक्त जो तसव्वुर था? तो आज इंतखाबात का मौका है, तो शहर के मुख्तलिफ हलकों में जाएंगे और वहाँ पूछेंगे, सबसे पूछेंगे वो लिसानी फसादात जो कराची में हुए, क्या क्या वो कायद का तसव्वुर था? क्या लिसानी बुनियादों के ऊपर जिस तंजीम को खड़ा किया गया था वो कायद का तसव्वुर था? जमातें बनाना, तोड़ना, उससे फिर दोबारा तोड़ना और नए सिरे से तश्कील देना, क्या ये कायद का तसव्वुर था? अगर नहीं था तो हम सही तरीके से पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाएं? मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की बानी जमात थी, अब वो मुस्लिम लीग ABC से शुरू होकर ज़िया तक जाती है। तो अब ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए जमहूरी, अगर जमहूरियत का तसव्वुर हो तो वो कैसे आगे चलेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन सियासी जमातों में शामिल है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जमहूरियत के करीब जानी जाती हैं। लेकिन आज मैं उनके इंतखाबात की अगर फहरिस्त पढ़ूँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, तो एक एक ख़ानदान के, जिसमें जरदारी साहब की फ़ैमिली से कोई 5 या 6 लोग कौमी और सूबाई से उम्मीदवार हैं, खुर्शीद शाह की फ़ैमिली से 2 या 3 लोग उम्मीदवार हैं, महर हैं तो उनकी फ़ैमिली से 3 या 4 लोग उम्मीदवार हैं, जोखियों के कत्ल का जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो पीपल्स पार्टी से रुकने कौमी असम्बली का उम्मीदवार है। तो मैं ऐसी जमहूरियत को क्या बोलूँ? वो तसव्वुर जो इन सियासी जमातों को देना चाहिए था, जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी होती और जानें भी कुर्बान करती जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, वो इन सियासी जमातों के अंदर भी नापैद है। तो इंतखाबात हों 8 फरवरी को, हमारे मसाइल का हल दें, क्या तरीक़ाकार हो, इन जमातों को क्या करने की ज़रूरत है और अवाम को इन मुंतखब नुमाइंदों से क्या सवाल करना चाहिए? उनको आटा, दाल, रोटी वो तो खाने को मिले कि रात को बच्चे भूखे सोएं, ये वो जमहूरी तसव्वुर है? ये जमहूरी तसव्वुर नहीं है। वो मुसलमानों के लिए अलग वतन के क़याम का तसव्वुर आया ही इसलिए था कि मुसलमानों की ज़िंदगियों में आसानी और बेहतरी पैदा की जा सके। तो आज हम इलेक्शन कैंपेन भी कवर करेंगे और मुंतखब नुमाइंदे जो मुंतखब होने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, इलेक्शन में जाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे और जिन्होंने वोट का हक इस्तेमाल करना है उनसे भी पूछेंगे कि कहाँ गलतियाँ हुई और सुधारने के लिए कौन सा तरीक़ाकार है। हम इस वक्त आए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े ही एक सेंट्रल फिगर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो सिंध की पॉलिटिक्स में पिछला कुछ अर्सा छाए रहे, सिंध के गवर्नर भी रहे
और इस वक्त हम उनसे 3-4 बातें पूछेंगे। एक तो पूछेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नवाज शरीफ के हवाले से, उसके सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे। खुद मोहम्मद ज़ुबैर साहब आज कहाँ स्टैंड करते हैं, और अगर इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी को, अगर मैंने इसलिए बोला कि अभी इबाहम काफ़ी मौजूद है, तो इनका रोल क्या होगा और PMLN कैसे परफॉर्म करेगी। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। बहुत मसरूफ़ थे आप, लेकिन हमारे लिए आपने वेट भी किया और हमें वक्त भी दिया। पहले तो सबसे बड़ी खबर से स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब ने वो रिलीफ दे दिया जिसकी PMLN बहुत देर से इंतज़ार में थी, कि वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला टैग जो है हट गया आज। क्या सियासत पे असरात होंगे इसके? पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए था। इवन 2 दिन की भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, वो इतना एब्सर्ड था, उस पर बहुत बातचीत हो चुकी है। वो जिस बुनियाद पर दिया गया था, वो ये कामा और उसमें रिसीवेबल ना दिखाना, वो किसी मंतक बनता ही नहीं था। और वो भी उठा के फिर लाइफ टाइम दे दिया। लाइफ टाइम तो मैं कहता हूँ किसी चीज़ के लिए, वैसे भी मुझे जहाँ तक पता है लाइफ टाइम मर्डर जो करता है वो भी शायद 14 साल होती है, 7 साल गुजारने पड़ते हैं। सो ये तो एक अवामी नुमाइंदे के लिए लाइफ टाइम, उसमें जहांगीर तरीन साहब का भी फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है। और भी अगर कोई होता तो ये तो बहुत ही एक असूली फ़ैसला है, अच्छा फ़ैसला है। और इसमें नवाज शरीफ की बात नहीं, ये पाकिस्तान ने वो चीज़ें जो ख़राब थी, नवाज शरीफ और PMLN की सियासत को क्या फ़ायदा होगा आज के फैसले से? नवाज शरीफ को तो जाहिर सी बात है, PMLN इज़ नवाज शरीफ और सब उनके गिर्द घूमते हैं। अगर क्या इस फैसले से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते हैं? यही एक हिंड्रेंस थी। आपके ख्याल में बन जाएंगे वज़ीर आज़म चौथी बार? अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। मुझे नहीं ऐसा कैप्टन सफदर साहब कहते हैं कि पांचवी दफ़ा भी बनेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्यों? क्योंकि अगर वोट से ही मुंतखब होना है किसी पार्टी ने, तो मुझे लगता है कि ऐसी एक हंग पार्लियामेंट वजूद में आएगी जिसमें कोलिशन फॉर्मेट होगा। कोलिशन फॉर्मेट में किसी की भी लॉटरी निकल सकती है। हाँ, वो तो जो खेल फरवरी 8 के बाद होगा, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स के कितनी सीटें। बट असूली तौर पर अगर PMLN लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होती है और कोalition बनती है बाकी 5-6 जमातों की, तो उसमें जाहिर सी बात है राइट तो वो, जैसे पिछली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब का राइट था, इसी वजह से था कि तकरीबन 83-84 सीटें थी PMLN की, वो 56 थी PBP की, तो उनका फॉरेन मिनिस्टर बन गया था शहबाज शरीफ साहब। सर, शहबाज शरीफ की हुकूमत लेने से नून लीग ऊपर आई या डूब गई? 16 माह की बहुत नुकसान हुआ। डूब वर्ड तो पता नहीं यूज़ करना चाहिए, डूब गई या नहीं। मैं पंजाब बट आपका कमेंट। नदीम भाई, मैं आपको बता दूं कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो 2 रीजंस थे जिसकी वजह से मैं बिटरली अपोज कर रहा था। नॉट एग्जैक्टली द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस राइट था, उसके बाद डिसॉल्व करना और इलेक्शन में जाना। एक तो सियासी हवाले से, और उसमें कोई रॉकेट साइंस 16 माह की हुकूमत के बाद नून लीग को नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ। वोट में क्या बनेगा? वी वर द नंबर 1 पार्टी, या उसके पहले के सर्विस उठा के देख लें। 2018 के इलेक्शन में हम पंजाब में जाते थे तो आप बड़े तगड़े थे, इस दफ़ा आप तगड़े नहीं हैं। जी बिल्कुल क्लियर डिफरेंस। हालांकि हम ऑन द रिसीविंग एंड थे, मतलब हमारे लोग फेस कर रहे थे मुश्किलात। खुद मियां नवाज शरीफ आप महसूस करते हैं ये ब्लंडर था हुकूमत लेना? बहुत मिस्टेक थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मियां नवाज शरीफ अभी 1.5 महीना पहले गए थे लाहौर चैम्बर, और उसमें उन्होंने बताया था कि 23 मई 2022 को डिसॉल्व करने जा रहे थे। इमरान खान ने जब ऐलान किया कि 25 मई को हम लॉन्ग मार्च करेंगे, सर ये बातें बाद में बताने से असर नहीं होता। हाँ चलें ठीक है, बट नुकसान हुआ क्योंकि उसके बाद जुलाई 2022 में बाई इलेक्शंस हुए। कभी भी PMLN इतनी सीटें पंजाब में नहीं हारा था, 16 सीटें हार गए थे। लाहौर से उड़ गए, लाहौर से 4 में से 3 हारे थे, तो इससे ज़्यादा और क्या एविडेंस हो सकता है। फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हुए, सारे के सारे वो इमरान खान नहीं जिसमें खड़ा हुआ था। मोहम्मद ज़ुबैर गवर्नर सिंध थे, मोहम्मद ज़ुबैर सेंट्रल फिगर थे उनकी सिंध में। मोहम्मद ज़ुबैर तर्जमान थे नवाज शरीफ के, मरियम के। मुझे लगता था इंटरव्यू उनसे करना हो तो हमें ज़ुबैर साहब से सिफारिश करानी पड़ेगी। तो अब क्या काया पलट हुई कि ज़ुबैर साहब इधर बैठे हुए हैं? वो मैंने एक TV इंटरव्यू में कहा था कि वक्त की बात होती है, नए प्लेयर्स आ जाते हैं, ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स आ जाते हैं। आपकी जगह कौन सा नया प्लेयर है? मेरी जगह तो एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, बट जाहिर सी बात है बहुत से लोग हैं जो कि पार्टी में हैं और पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट। आप मरियम के करीब थे, मरियम से दूरी कैसे हुई? एनी वन गुड रीजन जिसने आपको दूर किया? ये मेरा ख्याल है, देखिए वो जो काम काफ़ी मेरे साथ मेरे ज़िम्मे थे, उसमें बड़े हाई रिस्क गेम्स थे ना। आपने काम खराब किया? नहीं, एज स्पोक्स पर्सन ऑफ मियां नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज एट अ टाइम जब PDM बन रही थी, और वो सबसे वो जारहाना आपका वो था ना, तो उस वक्त जाहिर सी बात है इट वाज अ हाई रिस्क गेम ना। उनकी तर्जमानी करना वो बोझ
अपने कंधों पर लेना इतना आसान नहीं था। फिर फासला किस वजह से बढ़ा? गिव मी वन गुड रीजन जिससे फासला बढ़ा। ये जब मेरी किताब आएगी इलेक्शन के बाद कभी, अभी नहीं बताएंगे? अभी नहीं बताऊंगा। दो बंदे थे जिनको मुझे लगता है कि वो पीडीएम वाला फॉलोड, जिनको वो रास नहीं आया। शाहिद खान अब्बासी पब्लिकली अपोज करते थे हुकूमत में नहीं जाना चाहिए, उन्होंने वजारत भी नहीं बिल्कुल ली। उन्होंने क्लियरली कहा था। मोहम्मद जुबैर ने एक पोजीशन ली, जी तो शाहिद खान अब्बासी का आज नाम आया, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, तो मोहम्मद जुबैर का नाम भी आएगा जल्दी, ईसीएल पे डलेगा, एक नैब का केस खुलेगा। तैयारी पकड़ के रखिए, अगला केस मैं आपका कवर कर रहा हूँ। लेकिन उसमें देखिए इकोनॉमिकली कि उसमें भी आप समझते हैं मईशत को, इकोनॉमिक डिजास्टर। IMF प्रोग्राम में अगर आप हैं, IMF प्रोग्राम में थे ना 2022 में, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आखिरी साल है तकरीबन आपका 5 ईयर टेन्योर का, IMF की सोड ऊपर लटकी हुई है और आप जा रहे हैं हुकूमत लेने और सख्त तरीन फैसले करने। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी है, बिजली की कीमतें भी बढ़ानी है, बजट भी वो देना है जो 2022 जून में प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था उस वक्त, मिफ्ता ने रिवाइव करवाया था। कोई चॉइस नहीं थी ना, उसको मिफ्ता ने करवा दिया था ना रिवाइव सितंबर 2022। और बाद में अपनी आपकी हुकूमत ने अपनी कोशिशों से दोबारा तोड़वाया उस प्रोग्राम को, फिर दोबारा रिवाइव हुआ। मेरे ख्याल है डार साहब से पूछ लीजिएगा। आपकी हुकूमत की कारकर्दगी, डार साहब भी तो आपके थे। नहीं, मैं देखना जहाँ जो चीज़ होती है, मैं आपके पास पता नहीं कितने प्रोग्राम किए हैं जब से मैं सियासत 16 माह में सबसे ज्यादा फेलियर कौन था? शहबाज शरीफ, इसहाक डार या एनी अदर पर्सन? नेम 2%। कोई भी नहीं, 2 लोगों के नाम। ये गवर्नमेंट की पूरे की जिम्मेदारी होती है, सारी कलेक्टिवली फेलियर थी। देखना वो मईशत ठीक हो ही नहीं सकती थी, या हो सकती थी तो उसमें जो फैसले करने थे, जो जल्द फैसले करने थे, IMF रुकावट क्या थी? IMF प्रोग्राम कौन रुकावट था? शहबाज शरीफ फैसला नहीं थे ले सकते? मेरे हिसाब से देखिए IMF प्रोग्राम, ये तो सब मेरा ख्याल है सब आप भी ये कहते होंगे कि पाकिस्तान हैज नो चॉइस बट टू बी विद IMF। अभी भी दोबारा जाना पड़ेगा, अभी 100% जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है किसी को गलतफहमी है सर, 90 बंदों की काबीना बना के शहबाज शरीफ ने जो 16 माह की हुकूमत की, वो नवाज शरीफ के साथ सारी उम्र वो ज्यादती जनरल मुशर्रफ ने नहीं की जो ज्यादती 90 बंदों की काबीना के साथ शहबाज शरीफ ने 16 माह में की। सर 83 थे। शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत नवाज शरीफ की सियासत को लेकर बैठ गई। 10 साल में मुशर्रफ ने नहीं वो किया जो 16 माह में शहबाज शरीफ ने किया। माने या ना माने, मुशर्रफ के ज़माने में तो हमने जबरदस्त रिकवरी, आप गेन कर रहे थे ना, बिल्कुल गेन कर रहे थे। तो फिर देखिए ना हमने शहबाज शरीफ किससे मिले हुए थे? सच्चा जवाब देना। अच्छा नहीं देना। मोहम्मद जुबैर साहब नून लीग के साथ हैं या किसके साथ हैं सर? नून लीग में हूँ। वोट डालेंगे उसको? पता नहीं वहाँ उधर कौन खड़ा होगा, मुझे नहीं पता फ्रैंकली कि हमारे इलाके में। ये देखे मोहब्बत का ये आलम है कि यही नहीं पता। नहीं, क्योंकि अभी आपको पता है उसकी रीज़न है, सीट एडजस्टमेंट्स लास्ट स्टेज पर है। सो फाइनली जाके वो जो हमारा इलाका, आपने कहा ना वोट तो मैं अपने इलाके में डालूंगा, वहाँ अगर हमारा MQM से या GDA से या जिससे भी अगर इत्तेहाद हो जाता है, शायद परवीन शागर का शेर है, पता नहीं अगर मैं गलती न कर रहा हूँ, सुलझाएं बेदिली से ये उलझे हुए सवाल, वहाँ जाएं या ना जाएं, ना जाएं कि जाएं हम, नून लीग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सच्चा जवाब देखे, मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा, घर बैठेंगे। नहीं, और ये सियासत भी करूंगा। किसके सी? एक चीज़ होती है, मेरा ख्याल है कई चीज़ों का वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, और वक्त का इंतज़ार इसलिए करना चाहिए कि आपने खुद का February 8th इज़ अ D-Day फॉर पाकिस्तान, उसमें क्या होता है, क्रेडिबल इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं? आपका ख्याल है क्रेडिबल होंगे? अभी भी आपका ख्याल है नहीं होंगे क्रेडिबल? पाकिस्तान नीड्स फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, फ्री और फेयरनेस होंगे, which will bring credibility, नहीं होगा। because पाकिस्तान आपने कहा ना IMF पर डिपेंडेंट है, पाकिस्तान FATF पर भी डिपेंडेंट है, आप ईमानदारी से यकीन है आपको? GSP प्लस पर भी डिपेंडेंट है सर। all of those things will come, बजाय कि इससे ज़्यादा और ख़राब सर आर्म ट्विस्टिंग IMF से भी होगी, GSP प्लस पे यूरोपियन यूनियन से भी होगी, अमेरिका और बरतानिया भी करेंगे। वो आज भी मैंने बरतानवी स्पीर का बयान पढ़ा है कि इट शुड बी इंक्लूसिव इलेक्टोरल प्रोसेस। इंक्लूसिव का मतलब होना चाहिए ना, इंक्लूसिव का मतलब ये है कि PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने ने अगर किसी को नहीं समझ आ रही बात, तो आसान मतलब ये है, इट इज नॉट अबाउट PTI, इट इज अबाउट द वोटर। क्या मैं जिसको पसंद करता हूँ पार्टी को मैं वोट डाल सकता हूँ या नहीं, वो होता है। PTI और PMLN, PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत तो नहीं चाहिए। देखिए इट्स नॉट अ बैंड पार्टी, या तो होता है ना कि उसको बल्ले का निशान मिलना चाहिए। फिर तो आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं। PMLN में आपकी कोई जगह नहीं है फिलहाल। आप ये क्या बात अपना दफ्तर चलाएं आप। मेरा नहीं ख्याल है कोई PMLN में ये भी कहता है, अगर आज काजी फाइज ईसा ने ये फैसला दिया कि मियां नवाज शरीफ की ना ताहयात नाअहली, वो उनको मुझे लगता है बल्ले का निशान भी दे देंगे।
तो वो दे देंगे। तो मैं, आप मेरे से कल पूछेंगे कि कल तो आप तारीफ कर रहे थे जस्टिस फाइज ईसा की, तो कल आज आप कह रहे हैं कि जी कल मैं दोबारा आपसे बल्ले के निशान मिलने के बाद भी रिएक्शन लेने आऊंगा। ठीक है, प्रॉमिस। और उसमें देखें एक वैसे आपको मेरे से ज़्यादा पता है, 270 तकरीबन 266 अब रह गई हैं डायरेक्ट सीट्स। यस, एक पार्टी 266 पर कम्पीट करे, बाकी दूसरी पार्टी 340 पर करे, तो मेरा ख्याल है वो तो अनइवन कंपैरिजन। पीटीआई की 227 रिजर्व सीटें खत्म हो चुकी हैं जी, वही मैं कह उनके रहा हूं। जितने कैंडिडेट्स 849 सूबाई और कौमी मिला के जाएंगे वो एज इंडिपेंडेंट जाएंगे अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता, तो उनको वो नहीं और होगा उसके ना, बाद वो सारे लोटे बना दिए जाएंगे। लोटे बने या ना बने वो तो दूसरी नहीं बात सर, है। क्यों नहीं बनेंगे? आपके वो सेनेटर्स बने थे कि नहीं, जिनका शेर का निशान वापस हो गया था? कोई भी नहीं बना था। जिनका शेर का निशान वापस हो गया था 2018 नहीं, में, वो 12-13 सेनेटर्स ने इलेक्ट होना था, तो निशान खत्म हो गया। हारून अख्तर था फॉर एग्जांपल, सादिया अब्बासी थी। वोट डालते रहे ना जरूरत के वक्त, संजरानी को कभी किसी को कभी किसी को, जहाँ जरूरत वोट तो पड़ती थी। जहाँ भी डाले वो तो वैसे भी डाल सकते थे, पीपल्स पार्टी वालों ने डाला था। वो जब 64 खड़े होते और 50 निकले थे तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी वाले खाने में इकट्ठे थे, दोपहर को वोट डालते हुए कहीं और चले गए। तो मोहम्मद सुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहिए। आपका मुस्तकबिल अब किस जमात में होगा, एक जाते जाते बता ही दे। इंशाल्लाह ताला PMLN में ही। हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। जमात इस्लामी को कहना चाहिए कि कराची में इन्होंने एक नई रूह फूंक दी है। बहुत एक्टिव आदमी है, बहुत मेहनत की है इन्होंने। बल्दियाती इलेक्शन में भी हमने उसका असर देखा और अब कौमी असम्बली के इंतखाबात में इनका कमाल देखना बाकी। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मैं औरंगी टाउन की आपके आने से पहले मुख्तलिफ गलियों में गया हूँ। कुछ चीज़ें तो देख के बड़ा मुझे दिली तकलीफ़ हुई है। 3000 रुपये मन लकड़ी लोग ख़रीद रहे हैं घरों में जलाने के लिए, गैस नहीं है, पानी 2-2 माह कहते हैं आता नहीं है, 3000 और 2500 रुपये का टैंकर है, और बाज़ घरों में महीने में 2 और बाज़ घरों में महीने के 4 टैंकर चाहिए। तो मुझे तो पता नहीं है लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। बस इसी तरह कर रहे हैं और बहुत बुरे हाल में कर रहे हैं। जॉब्स हैं नहीं। आप ये बताइए मुझे कि स्पेशली कराची शहर के लोगों के लिए सरकारी जॉब्स तो ख़त्म हो गई हैं, तालीम के मौक़े नहीं हैं। भाई चलें IT में आप लेकर जाएं आगे, आप चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन बात यह है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि IT मिनिस्टर इसी हल्के से है पिछले 5 साल, और इसका हाल ये है कि कोई एक प्रोजेक्ट भी वो लॉन्च नहीं कर सके कि शहर कराची के बच्चे, ख़ासतौर पर ये औरंगी टाउन में तो यहाँ बड़ा टैलेंट है, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। और पहले जब तालीम सस्ती होती थी तो NED यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी भरी भी होती थी औरंगी के लोगों से, लेकिन अब तो वो मौके भी महदूद हो गए हैं। तो लोग गैस लाएँ, बिजली लाएँ, के इलेक्ट्रिक का यहाँ पर बहुत सीरियस इशू है, पानी अवेलेबल नहीं है। देखें, हब डैम से पानी लाने का मंसूबा अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने 40-45 साल पहले मुकम्मल किया था। 100 मिलियन गैलन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को मिलता था, उसमें से 40% रह गया है। लास्ट पानी का मंसूबा कराची में K3 नेमतुल्लाह खान ने मुकम्मल किया। 19 साल में K4 पर कोई काम नहीं हो सका और एक बूंद पानी का इजाफा कराची में नहीं हुआ। आबादी देखें कहाँ से कहाँ चली गई। अगर औरंगी वाले आपको मुंतखब करते हैं मैंने, तो आप क्या करके देंगे? देखें, हम तो काम ऑलरेडी कर रहे हैं। पानी देंगे, गैस देंगे, अल्लाह ने चाहा रोजी तो देंगे, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। मैं ये तो दावा तो नहीं करता कि फ़ौरन कुछ हो जाएगा। मैं तो कराची के हवाले से एक बात ये करना चाहता हूँ कि कराची बहुत बड़ा और भारी मैंडेट पार्टियों को देता रहा। MQM को दिया, लास्ट टाइम PTI को दिया था। MQM ने हमेशा ये मैंडेट कराची को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल तो किया कि, और एजेंडा तो बनाया, लेकिन वो एजेंडा उनकी ज़ात के लिए तो इस्तेमाल हुआ, पार्टी के लिए हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए नहीं हुआ। ये बहुत पीछे चले गए। आप शहर में चल फिर रहे होंगे, आपने देखा कराची बहुत पीछे चला गया है। जमात इस्लामी को एक मरतबा ये मैंडेट मिल जाए, जो रिफ्लेक्शन बल्दियाती इंतखाब में आया है, ये रिफ्लेक्शन कराची के लोग जमात इस्लामी को दे दें। अल्लाह ने चाहा तो हम सिंध हुकूमत बनाने में भी रोल अदा करेंगे, हमारे बगैर नहीं बनेगी। जिसको बनानी है हुकूमत वो जमात इस्लामी के बगैर नहीं बना सकेगा। हमारा एजेंडा कराची होगा, हमें अपनी ज़ात के लिए एक पाई नहीं चाहिए, लोग जानते हैं इस बात। हाफिज साहब, जब बल्दियाती इलेक्शन आपने लड़ा तो MQM ने इलेक्शन का बाइकआउट किया, वो MQM का ज़्यादातर वोट जमात इस्लामी के हिस्से में आया, तो आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जीते उसके अंदर MQM का बाइकआउट का दखल था। अब MQM से मुकाबला करने जा रहे हैं, अब क्या होगा? देखिए, MQM जो है ना, ये कह सकती है, ज़ाहिर है उसको यह हक़ हासिल है इसलिए कि उसने एक दिन पहले ही क्विट किया था। कोई पार्टी भी इस तरह से इलेक्शन नहीं छोड़ती जब उसे नज़र आ रहा हो कि वो जीत की तरफ जा रही है। उन्हें मालूम था कि उसी में वो एक्सपोज हो जाने थे। आप सर्वे भी करेंगे
लोगों की राय भी मालूम करेंगे। अब यूथ उनसे कनेक्ट नहीं करते। मैंने दो लोगों को कराची में काम करते देखा खुद, जब से मैं कराची आना शुरू हुआ। पहले नेमतुल्लाह को, फिर मुस्तफ़ा कमाल को, दोनों का क्रेडिट है। मुझे आप बताएं कि आपको औरंगी टाउन ने जितवा दिया, आप औरंगी टाउन में क्या करके देंगे? औरंगी टाउन का गैस का मसला, औरंगी टाउन के पानी का मसला, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हल करवाएंगे। देखें, हमें लड़ना पड़ेगा। कराची में कौमी और सूबाई की कितनी सीटें कौमी की जमात इस्लामी को देते हैं और कितनी सूबाई की देते हैं? मैं अभी कुछ भी नहीं कहूँगा। देखें, 22 कौमी पे लड़ रहे हैं, 47 सूबाई पे लड़ रहे हैं, ऑल आउट जा रहे हैं, एक एक जगह पहुँच रहे हैं। सोशल मीडिया में जो हम कर सकते हैं करेंगे, मीडिया को जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना हो सकेगा करेंगे। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ हमारा वर्कर है जो घर घर जाएगा। और अल्लाह ने चाहा, जिस तरह बल्दियात में नंबर 1 पार्टी थे, कराची से जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी बनेगी। बस 14 सीटें थी लास्ट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कौमी की, इस दफ़ा उनका क्या बनेगा? देखिए, मैं तहरीक इंसाफ पे ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करता कि वो इस वक्त एक मुश्किल में है, और मैं अभी भी इन हालात में भी, जबकि लोग अपॉर्चुनिस्ट बन जाते हैं, ये डिमांड करता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं है कि एक को जेल में डाल दो, एक को आज़ाद कर दो, फिर उसको जेल में डाल दो, इसको आज़ाद कर दो। ये सिलसिला औरंगी टाउन में आपको पता है पीटीआई के कैंडिडेट का नाम क्या? अभी तक तो मुझे इतनी वाकफियत नहीं है। तो मैंने पूरे गलियों में जाके लोगों से पूछा है, तो बेशतर लोग नाम से वाकिफ़ नहीं है, और जिनको पता है नाम वो कहते हैं बताया तो उठाया जाएगा। ये भी मसाइल है ना। देखें, इसी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, और ये मिलनी चाहिए सबको। इसके बावजूद मैं कॉन्फिडेंट हूँ। देखें, जाहिर सी बात है कि पीटीआई के लोगों को मैंडेट मिला था, लेकिन पीटीआई की जो यहाँ की लीडरशिप थी वो सर्व नहीं कर सकी, और ये बात कराची के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कराची में जमात इस्लामी के अलावा किसी के पास चॉइस नहीं है। एमक्यूएम का भी अगर कोई सपोर्टर और पॉलिटिकल वर्कर है ना, वो ये बात जानता है कि डिलीवर जमात कर सकती है। पीटीआई का सपोर्टर अच्छी तरह जानता है कि खान साहब अपनी जगह, लेकिन कराची में जमात इस्लामी है, तो चॉइस ही नहीं है कोई। इसलिए हम बिल्कुल जा रहे हैं, और हम नहीं किसी को इस तरह से मुश्किल वक्त में कहते कि उसने ये नहीं किया। उनके 3.5 साल थे, वो उसका जवाब देंगे। जिसके 35 साल हैं और नस्लों को जिन्होंने बर्बाद किया, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल पूछ लूँ, काजी हुसैन अहमद ने एक अवामी अंदाज अपनाया था, जालिमो काजी आ रहा है, तो हाफिज नईमुर रहमान को भी एक गाड़ी पे चढ़ के स्पीकर हाथ में पकड़ना चाहिए, जालिमो हाफिज नईमुर रहमान आ रहा है। नहीं, कराची के अवाम जानते हैं। देखें, ये औरंगी टाउन के लोगों का सबसे बड़ा मसला शिनाख्ती कार्ड था। उस वक्त तो ना हमारी सूबाई हुकूमत थी, ना कौमी हुकूमत थी, ना हमने बल्दियाती इंतखाब जीता था, लेकिन हमने अल्लाह का नाम लिया, लोगों को साथ मिलाया। 80% औरंगी के लोगों का मसला शिनाख्ती कार्ड का हमने हल करवाया, अवामी जद्दोजहद से, मुजाहिमत से। तो लोग जानते हैं कि यहाँ पर मुजाहिमत की अलामत कौन सी पार्टी है और कौन सा लीडर है। जालिमों, कराची के अवाम उठ रहे हैं, और अब कराची के अवाम को बेचा नहीं जाएगा। अब आया अब छाया अब आया हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो। लोगों ने मुझसे कहा कि आप रहते हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में हैं, और आपने औरंगी टाउन के एक मुश्किल हल्के का इंतखाब किया। मैंने कहा कि देखो, मैं यही बताना चाहता हूँ कराची के लोगों को कि जमात इस्लामी कोई आबादी मुश्किल आबादी और हल्की आबादी नहीं समझती। यहाँ के लोगों को कौन नुमाइंदगी देगा? अगर मैं यहाँ से नहीं लड़ता तो इसका मतलब है कि मैं नारेबाजी के लिए यहाँ पर आऊँ और जाकर अच्छे अच्छे हल्कों में इंतखाब लड़ूँ। तो हमारी टीम से हमने मशवरा किया, और मैंने कहा मैं आ रहा हूँ आपके साथ। बल्दियाती इंतखाब में बहुत ज्यादती हुई। इन्होंने 7400 वोट लिए थे, एविडेंस मौजूद इस यूसी से। 1200 वोट लेने वाला जीत गया, ये हार गए। सुप्रीम कोर्ट में कैसे हमारा इनकी यूसी का। तो अब मैं हूं, इंशाल्लाह हमारी टीम काम करेगी। अल्लाह ने चाहा तो अब मैंडेट पे डाका नहीं मारने देंगे। बेस्ट ऑफ लक। जरूरी है। इस वक्त हम औरंगी टाउन में एक तगड़े उम्मीदवार के साथ हैं। ये 2018 से भी यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं, और इस इलाके की अगर सूरत हाल देखें तो कराची की इसको एक कच्ची आबादी कहना चाहिए। बहुत मुश्किलात हैं लोगों की। सबसे ज़्यादा जो शिकायत मुझे सुनने में मिली वो ये था कि पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोटी कैसे पकाएं, खाना कैसे पकाएं, रोज़गार नहीं है। तो अमीन भाई हमारे साथ हैं। अमीन भाई, आपकी जमात की एक तो खूबसूरती है कि आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं सारे लोग, आप वो वडेरे नहीं हैं। तो इस इलाके के मसाइल हल नहीं हुए अभी तक, क्या मसला क्या है इसमें? देखिए, जहाँ तक एमकेएम का ताल्लुक है, हमेशा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है। औरंगी टाउन लगभग 60 और 70 साल पुराना जैसे कि बस्ती बनाई गई है, बट अनफॉर्चुनेटली 70 की दहाई के बाद यहाँ पे कोई डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। 2018 में जब मुंतखब हुआ तो हमें जैसे कहते हैं कि तमाम चीज़ वर्षे में मिली है, कि
पानी का प्रॉब्लम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, रोड का मसला हो, सफाई का मसला हो, लेकिन हमने क्या किया, एमकेएम पाकिस्तान ने अपने विजन के मुताबिक अपने काम को 2 हिस्से में डिवाइड किया कि किस तरह पहले औरंगी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी लाई जाए। उसके लिए हमने 3 चीज़ें रखी कि पानी के सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। इसके लिए यहाँ पे 3 बड़े जिसे कहते हैं पंपिंग स्टेशन थे, न्यूजिया पंपिंग स्टेशन था, डिस्को पंपिंग स्टेशन था, हालम पंपिंग स्टेशन था। हमने इसकी तरीन आसाइश कराई और यहाँ पे कोशिश की कि 120 हॉर्स पावर के नए जो है मोटर लगाए जाए ताकि औरंगी के अवाम को पानी में बेहतरी। पानी नहीं है अभी गलियों में। हम यकीनन यहाँ पर प्रॉब्लम 3000 रुपए का टैंकर की शिकायत मिली है, 3000 रुपए का टैंकर मिल रहा है। पूरा टैंकर माफिया का एक ग्रुप मौजूद है औरंगी टाउन में। हम उन नेक्सस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हाइड्रेंट को ख़त्म कराने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हमारे ख्वाहिश ये है कि जो वाटर बोर्ड जो सिंध गवर्नमेंट के ज़ेर तमाम आता है उनके साथ लड़ाई लड़े और यहाँ की चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। यकीनन कुछ जगहों पर बेहतरी आई है, लेकिन अभी एक बड़े इलाके ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे सूरत हाल अच्छी नहीं है। लेकिन अमीन भाई, आपकी जो जमात है बड़ी ऑर्गेनाइज है, मुनज़्ज़म है एज़ कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। आप लोग बहुत मुनज़्ज़म है। ये जो माफिया टैंकरों वाला, उसके खिलाफ जमाती सतह पर लड़ें, जहाद करेंगे तो जहाद है लोगों को पानी देना। मेरा ख्याल है कि एमकेएम पाकिस्तान फ्रांसिस को लीड कर रही है और इस शहर कराची में लगभग 32-33 ऐसे जिसे कहते हैं हाइड्रेंट थे जिसके एमकेएम की कोशिशों काविशों की बदौलत ख़त्म किया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये माफिया मौजूद है, उनके साथ लड़ाई जारी है। लेकिन अब हमारी ख्वाहिश है कि टैंकर सिस्टम को ख़त्म से ख़त्म किया जाए। सिंध गवर्नमेंट के साथ भी बैठ रहे हैं, वाटर बोर्ड के साथ भी बैठ रहे हैं कि सिस्टम बेहतर से बेहतर पानी की सूरत हाल की जाए। मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से ये तमाम पंपिंग स्टेशन की हमने रिनोवेशन कराई है, नए मोटर्स लगाए, तो बेहतरी आएगी। 18 में 14 कौमी की सीटें यहाँ से पीटीआई ने जीती थी। इस दफ़ा पीटीआई का उम्मीदवार छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि जिसका नाम पता चल जाए ना वो बेचारा गायब हो जाता है। इस दफ़ा क्या आउटकम होगी? 22 में से कितनी सीटें एमकेएम ले जाएगी, कितनी बाकियों के हिस्से में आएगी? देखिए, जहाँ तक 22 में से मैं समझता हूँ कि 17-18 सीटें एमकेएम पाकिस्तान को कौमी असम्बली की हमारी वर्किंग बहुत अच्छी चल रही है। इंशाअल्लाह ताला हम 17-18 सीटें इस शहर कराची से जीतने में कामयाब होंगे। 17-18 आप जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, मैं हमारी एज ए पॉलिटिकल वर्कर रहा है कि तमाम सियासी पार्टियों को इवन प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। हम सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे। पहले भी मेरा ख्याल है कि शहर के लोगों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को लोगों को पता है कि 14 सीटें कराची से एमकेएम को छीन कर पीटीआई को दी गई। इस दफ़ा 2018 की निस्बत उस वक्त मेरा ख्याल था कि 3-4 वो जीतेंगे, वो 14 जीत गए थे। लेकिन इस दफ़ा उनका वोट एक्चुअली मौजूद है। मैंने शहर के मुख्तलिफ हल्कों में गया हूँ, पीटीआई का वोट 2018 की निस्बत इस दफ़ा ज़्यादा है, जेन्युइनली ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन होने के बाद हम तमाम लोग इमाम के दरमियान जाएंगे। इमाम जिनको मंतखब करते हैं, जो चीज़ बैलेट बॉक्स से बरामद होगा वो सीटें हकीकत देनी चाहिए। और एमकेएम तो हर वक्त, हर घड़ी, हर मौके पे तैयार है इमाम के दरमियान जाने को भी। और औरंगी के अवाम आपको मुंतखब करते हैं, एमकेएम को जितवाते हैं, तो क्या करेंगे इलाके के लिए? क्या वादा करते हैं? क्या ये जिन सड़कों से मैं गुजर कर आया हूँ ना, जहाँ दरवाज़ा खोल रहा है रुका हूँ, वहाँ से एक स्मेल आती है, बू आती है, पूरे इस इलाके में आती है। गैस नहीं है, पानी नहीं है, लकड़ी बिक रही है। 3000 रुपये मन लोग घरों में लकड़ी जला रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है कराची का हिस्सा है, इसको कहूँ या कराची से बाहर बोलूँ इसको? ठीक है, कच्ची आबादी के होने के हवाले से मैं समझता हूँ गैस के मसाइल जो है पूरे पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ 9% जो कम होता चला जा रहा है। औरंगी टाउन को भी फेसेस हो रहा है। हमने क्या किया कि गैस, अगर आप जीतेंगे तो क्या इलाके के लिए करेंगे? 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिस तरह हमने 3 चीज़ें रखी हुई है कि तालीम के मैदान में बेहतरी लाने के लिए, तालीम के मैदान के हवाले से ऑलरेडी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस इस औरंगी टाउन में कायम कर दिया गया। अब औरंगी टाउन के नौजवानों को औरंगी टाउन से बाहर निकलकर तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि BA, BSc, MA, MSc यहाँ बैठ के कर सकते हैं। हमने 3 IT लैब ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ। यहाँ पे नौजवान, औरंगी के नौजवानों को अब इंशाल्लाह तो हमने 2 चीज़ें रखी हुई है। नंबर वन ये कि नंबर 1 हमने रखा है कि हर सूरत में पानी के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बड़े पैमाने पे काम किया जाए। हमने PC1 बना करके सिंध गवर्नमेंट को जमा कराई हुई है। इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश होगी कि औरंगी के लोगों को, औरंगी के जो घराने हैं, इन लोगों को हर 15 दिन के बाद, 14 दिन के बाद पानी के मसाइल हल करने में कोशिश कर रहे हैं कि इस पर हल हो जाए। इसके साथ साथ नंबर 2 जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का मसला भी बहुत शदीद है। जैसे कहते हैं कि जो ऑरेंज लाइन बनाई गई है औरंगी में शुरू की गई है और औरंगी से शुरू होने से पहले उसको ख़त्म भी कर दिया गया। हमारे ख्वाहिश है कि जो ऑरेंज लाइन है, जहाँ पे जो औरंगी 5 नंबर पर ख़त्म किया गया, इसको हम रईस अमरूवी के टाउन तक लेके जाएँ ताकि औरंगी के नौजवान भी 20 रुपये देकर एयर कंडीशन बस पे सफ़र कर सके। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि औरंगी 5 नंबर पर रोज़ाना के बुनियाद पर सुबह और रोज़ाना शाम की बुनियाद पर आधे घंटे लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि अंडर पास वहाँ पर बनाया जाए ताकि औरंगी के लोगों को आने जाने में आसानियाँ पैदा हो।
अच्छा, एक आप लोगों को ना सारों को शाबाश जाती है। MQM पाकिस्तान ने वो काम किया है जो 30 साल यहाँ पे सियासत का एक रुख हो गया था ना। वो कराची आते हुए लोग कहते थे कि वो पूछ लो बोरी का साइज़ क्या है। तो आप लोगों ने हिम्मत की है, आप खड़े हुए हैं, शहर में अमन बहाल हुआ है। तो अल्लाह करे कि वो अमन मज़ीद मुस्तहकम हो, लोगों को वो जो रोशनियों का शहर था वो आप मज़ीद उसके अंदर बेहतरी लाएँ, आज़ादी के साथ पूरी रात लोग घूम सकें यहाँ पे, गन पॉइंट पे रात को किसी से मोबाइल ना छीने जाएं। तो इस मामले में काम करिए, तंजीम आपकी तगड़ी है, जम के काम करिए। इंशाअल्लाह ताला MQM पाकिस्तान अदम तशद्दुद अदम तशद्दुद की पॉलिसी पे कारबंद है। तमाम इस शहर में रहने वाले तमाम अकाइयों को, चाहे उर्दू बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला हो, इन तमाम लोगों को साथ लेकर चलें। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहिए। औरंगी के चारों तरफ औरंगी के चारों तरफ शहर कराची, ये शहर कराची, ये मेरे कराची, ये मेरे कराची, औरंगी किसका, नारे भुट्टो। औरंगी टाउन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के उम्मीदवार वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बड़े मसाइल हैं इस इलाके में, हम गलियों में गए हैं, बदबू भी है और लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में है। कोई कहता है मुझे महीने में 4 पानी के टैंकर डलवाने पड़ते हैं, कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं कि गैस नहीं है, कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं रोज़ी रोटी कोई नहीं है, दुकानदार वेला बैठा हुआ है, सड़क कोई सलामत नहीं है इस इलाके की। कसूरवार कौन है इस इलाके की इस बदहाली का? नदीम साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस इलाके में आए और यहाँ लोगों की आपने आवाज़ को जो है वो उजागर किया। देखिए, ये जो इलाका है ये औरंगी टाउन का इलाका है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो मशरक़ी पाकिस्तान से लोग आए थे, उनको यहाँ पर बसाया था। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कौमी असम्बली के मेंबर थे आफ़ा खान शाही साहब, जो 1993 में यहाँ से मुंतखब हुए और बहुत कलील मुद्दत के अंदर उन्होंने यहाँ पर पानी, बिजली, सेवरेज और गैस का जो है निज़ाम वो आवाम को फ़राहम किया। उसके साथ साथ यहाँ के आवाम को जो है वो लीज़ फ़राहम किया। उसके साथ इस यहाँ आवाम को रोज़गार फ़राहम किया और पानी के कई बेशुमार ऐसे मेगा प्रोजेक्ट लगाए जिनमें कई पानी की जो पंपिंग स्टेशन हैं, अगर आपने देखा होगा आपके सामने यहाँ एक डिस्को मोड पंपिंग स्टेशन है। तो अब की जो सूरत हाल ये है कि 30 साल हमारी पीपल्स पार्टी के बाद 30 साल जो यहाँ से मुंतखब होते रहे, जो लोग यहाँ से MNA और MPA बनते रहे, उन्होंने ना इनको रिहेबिलिटेट किया, ना ही आवाम के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाए, ना ही आवाम के ऊपर तवज्जो दी। आपको पता है 15 साल से कंटिन्यूसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है और पिछले 35-40 सालों में लार्ज पार्ट जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है। मेजोरिटी हिस्सा जो है ना, 40 सालों में अगर आप गिनेंगे तो एक आध जाम की हुकूमत निकाल दें, बाकी ज़्यादातर हिस्सा आपके पास ही है। तो मुझे तो इसकी गलियों में से किसी एक गली ऐसी नहीं मिली मुझे जिसमें से बदबू ना आती हो। कोई एक गली नहीं मिली जिसमें से लोगों ने ये शिकायत ना की हो कि मैं टैंकर डलवाता हूँ महीने के 2 या 3, 2500 से लेकर 3000 रुपये एक टैंकर की कीमत। नदीम साहब, कैसे मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए जो 30 सालों से यहाँ से MNA और MPA मुंतखब होते रहे, जो कराची के मालिक बनते रहे, जिन्होंने कराची पे अपनी आज़ादारी कायम रखी हुई थी, जो कहते थे कराची हमारा है, जिन्होंने यहाँ सिंध गवर्नमेंट के थ्रू काम नहीं होने दिया, जो हमारे तरक्याती कामों को रोका। ये सवाल आपका उनसे बनता है जो 5 साल असम्बलियों में रहे, वफाकी हुकूमत में रहे, जो नून लीग का हिस्सा रहे, जो पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहे। ये सवाल उनसे बनता है कि उन्होंने यहाँ पर तरक्याती काम क्यों नहीं होने दिए। और आपकी बात अगर आती है, अगर आपकी बात मैं करता हूँ, यहाँ अगर हॉस्पिटल यहाँ मौजूद है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए। अगर यहाँ के लोगों को मालिकाना हुकूक दिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए। यहाँ जी टारगेट किलिंग अभी हुई है। अभी हमारे एक दोस्त साथी जो यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार थे, अमजद भाई, उनको शहीद किया गया। ये इस इलाके को खास तौर पर टारगेट किया गया। यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को तालीम से दूर रखा गया। बिलावल पढ़ा लिखा आदमी है, वो बल्कि पुरानी सियासत को दफन करके नई बातें कर रहा है कि अच्छे तरीके से नए पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। इस इलाके में कोई तब्दीली आएगी बिलावल की इस बात की, या ये इलाका ऐसा ही रहेगा जैसा 25-30 साल से है? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक अजीम माँ के बेटे हैं। वो पाकिस्तान के हालात को बेहतर तरीके से समझते हैं। और मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि आपने ही रिपोर्ट की है, आपके कई प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं जिसमें आपने बिलावल साहब की जो है खुदादाद सलाहियतों का जो है उनकी तारीफ़ की है। और जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में एक एतमाद के साथ बढ़ाया है,
तो हम समझते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो यहाँ से अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं वो इसी बुनियाद पे अपने विजन के मुताबिक मुंतखब किए हैं कि ये जो हमारे जो इलाके हैं जो बैकवर्ड्स रह गए हैं, जिनको ख़ास तौर पे पीछे धकेला गया है, जहाँ पर तालीम के शोबे से लोगों को दूर रखा गया, नौजवानों को दूर रखा गया, जानबूझ के नौजवानों को कलम की जगह हथियार पकड़ाए गए, तो उन इलाकों के अंदर उन्होंने ऐसे नुमाइंदे मुंतखब किए जो उस इलाके की परेशानियों को, मजबूरियों को, महकूमियों को दूर कर सके। अगर आप जीतेंगे तो क्या करेंगे इलाके की बेहतरी के लिए? सर, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा और मैं यहाँ से विन होता हूँ तो मैं अपने चेयरमैन का जो विजन है कि पढ़ेगा औरंगी और बढ़ेगा औरंगी, तालीम सबके लिए, हेल्थ सेक्टर पे और औरंगी टाउन के ख़ास तौर पे मेरे औरंगी टाउन के आवाम के लिए, औरंगी टाउन के नौजवानों के लिए, वो काम जो कई अरसा दराज से जो बीबी साहिबा यहाँ पर आकर जो मंशूर देकर गई थी, जो काम यहाँ रुका हुआ था, इंशाल्लाह उन पेंडिंग कामों को हम लेकर चलेंगे। औरंगी टाउन के लोगों को, औरंगी टाउन के बच्चों को, औरंगी टाउन के नौजवानों को हम इंशाल्लाह उनसे हथियार लेकर उनको कलम की ताकत देंगे। यहाँ तालीम के शोबे के ऊपर हम काम करेंगे, हेल्थ पर काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काम करेंगे। और मैं आपके सवाल का जवाब दूं सर, यहाँ इस इलाके के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 गवर्नमेंट कॉलेज बनवाए, जिसके अंदर एक खातून कॉलेज है, इसके अलावा 3 डिग्री कॉलेज यहाँ पर मौजूद है और एक टेक्निकल कॉलेज है शेख जुल्फकार अली भुट्टो कॉलेज, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी और सूबाई की कितनी सीटें हैं जो आप 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को देते हैं कराची शहर के अंदर? सर, कराची शहर के अंदर इस वक्त कौमी असम्बली की 22 सीटें। आप कितनी जितवाएंगे सर? हम ये इस वक्त जो कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, जो कराची को रोशनी का शहर दोबारा से बना रही है, कि कराची आप देख रहे हैं कि रात को कितनी सीटें देते हैं इंशाल्लाह हम सर कराची से मैं समझता हूं कि हम पूरी 22 की 22 विन करेंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सूबाई की? जी, सूबाई की 47 की हम 47 जीतेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। चलें, बेस्ट ऑफ लक, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। औरंगी में भी तीर चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा।